नाज़रीन आदाब, बराह रास्त नशरियात के इस सिलसिले की दूसरी कड़ी में आपका खैर मकदम है। आप जानते हैं कि बराह रास्त जीएसटी के हवाले से, जीएसटी की खसूसियात के हवाले से, इसके जो मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं उस हवाले से हमने कल भी एक लाइव ब्रॉडकास्ट का एहतमाम किया था और आज भी हम कर रहे हैं। कल जो फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर हसीब द्राबू साहब हैं वो यहाँ तशरीफ़ फरमा थे। उन्होंने कई गुत्थियों को सुलझाने की कोशिश की और आपके सवालात का जवाब दिया। आपको मैं ये बताता चलूँ इससे पहले कि मैं मेहमान का तारुफ कराऊँ कि ये प्रोग्राम बराह रास्त न सिर्फ आप अपने टीवी सेट पर देख रहे हैं बल्कि यूट्यूब और फेसबुक पर भी इसकी लाइव स्ट्रीमिंग का अहतमाम है। और ख़ास तौर से ये बात कि जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर नंबर्स देख रहे हैं उन नंबर्स को डायल करके आप हमारे साथ बराह रास्त जुड़ सकते हैं। और हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है आज के मेहमान मुज़फ़्फ़र हुसैन बेग साहब, जो आप मारूफ नाम हैं। आप नायब वज़ीर आला रहे हैं रियासत के और इस वक्त मेंबर पार्लियामेंट है। और सबसे बड़ी बात ये कि जो आल पार्टी कंसल्टेटिव कमेटी है जीएसटी के हवाले से उसके चेयरमैन हैं। यानी जो हुकूमत की काविश रही है कि एक इत्तेफाक राय पैदा किया जाए जीएसटी के हवाले से, क्योंकि काफ़ी इख्तलाफात हैं, काफ़ी खदशात हैं, एप्रीहेंशंस हैं, उनको दूर करने के हवाले से सबसे बड़ी मनसबी जिम्मेदारी जो है वो बेग साहब पर है। बेग साहब आपका खैर मकदम करते हैं प्रोग्राम में। शुक्रिया। बेग साहब, इससे पहले कि हमारे साथ कॉलर्स जुड़ें, हमारे साथ लाखों लोग ईमेल, फेसबुक और यूट्यूब पे अपने कमेंट्स और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं। आप अभी सुनेंगे भी उनको, वो बराह रास्त साहब से बात भी करेंगे। लेकिन आप चूँकि कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट भी हैं, हमने इक्तिसादी जो इसके पहलू हैं उन पे कल बात की। ये क्यों इतना बड़ा खौफ है लोगों में कि जीएसटी को यहाँ नाफिज करने से, जीएसटी नेट में स्टेट को लाने से यहाँ की जो खुसूसी आईनी पोजीशन है वो कमज़ोर हो जाएगी? ये खौफ क्यों हुआ? मेरे भाई, मैं सबसे पहले ये वाज़ह करना चाहता हूँ कि मैं जो जीएसटी कंसल्टेटिव ग्रुप बना है जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हैं, उसके चेयरमैन की हैसियत से बात करता हूँ। मैं किसी सियासी जमात या सरकार की तरफ से उनका तर्जुमान नहीं हूँ। और जब चीफ मिनिस्टर साहिबा ने ये तजवीज़ पेश की तो मैंने कहा कि अगर हमारी संजीदगी और खुलूस से ये नीयत है कि हम तमाम मकातीब फ़िक्र के लोगों को और सियासी जमात के जो नुमाइंदे हैं, चाहे वो चुने गए हों या न चुने हुए हों, उनकी बात सुने, उनके तहफ़्फ़ुज़ात को जाने, तो मुझे न्यूट्रल रहना है जी। और मैंने भी यही कोशिश की। आपका सवाल ये है कि लोगों को इस कदर लोगों के जहनों में एक तरह का न सिर्फ गलत फहमी है बल्कि तलातुम की सी हालत है। उसकी दो वजूहात हैं। एक तो ये है कि 1952 से लेके जब शेख साहब वज़ीर आज़म थे और उनको बरतरफ 1953 में किया गया जी, अगस्त में, और तब से लेकर लगातार 1975 तक, जब तक कि शेख साहब दोबारा वज़ीर आला की हैसियत से आए, जो भी रियासती सरकारें थी जी और मरकज़ी सरकार जो थी जी, उन्होंने दफ़ा 370 को मसख कर दिया। किसी न किसी तरह इंट्रूजन्स होते जितने रियासत के इख्तियारात थे और बहुत इख्तियारात थे जी। आप जानते ही हैं और बहुत से हमारे सुनने वाले जानते हैं, देखने वाले ये प्रोग्राम जानते होंगे कि इल्हाक तो सिर्फ डिफेंस का था, फॉरेन अफेयर्स का था और कम्युनिकेशंस का था। लेकिन बाकी तमाम इख्तियारात रियासत जम्मू कश्मीर के पास थे। एक एक करके 1952 का वो आर्डर तो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्डर शेख साहब के ज़माने में हुआ। 1954 में तो बहुत ही नुकसान हुआ रियासत की खुद मुख्तारी को। और फिर 1965 तक तो सदर रियासत था, वज़ीर आज़म था, वो भी चेंज हो गया। तो इसलिए लोगों के जहन में ये बात है कि जो भी हुकूमत आती है जी, वो इक़्तिदार में रहने के लिए है, रियासत की बची खुची जो खुद मुख्तारी है उसका सौदा करती है जी। ये लोगों का एक आम तासुर, बहुत ही मतलब तक़वियत पा रहा है ये तासुर। ये तासुर जो है इस वजह से और भी शिद्दत अख्तियार कर गया है जी। कि 1990 से लेकर अब तक जो यहाँ पर एक अवामी तहरीक चली जिसमें हज़ारों लोग मारे गए, चाहे वो
सिविलियन थे या पुलिस के थे या आर्मी के थे, हज़ारों घर उजड़े जी। हमारे हज़ारों नौजवानों का पता नहीं, कई इस वक्त है जो दूसरी कश्मीर में या पाकिस्तान में हैं, कई बाहर चले गए हैं। तो इन हालात में अवाम के दिल में एक गम गुस्सा है और वो सोचते हैं कि ये मसला कश्मीर की वजह से हमें अपने बच्चों की, अपने रिश्तेदारों की कुर्बानी देनी पड़ती है। तो न जाने ये लोग, ये जो हुकूमत में हैं, न जाने ये लोग और क्या सौदा कर देंगे हमारे पास। हम तो आज़ादी ढूंढते हैं या रायशुमारी ढूंढते हैं, लेकिन क्या ये कहीं अपने इक़्तिदार के लिए ये हमारी बच्ची खुची जो है ऑटोनॉमी, उसका सौदा भी तो नहीं करेंगे। ये एक वजह है। दूसरी वजह यह है बदकिस्मती से, और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि ये कानून, जैसा कि मैं आपको अर्ज़ करूँगा कि मैं इकोनॉमिक्स भी पढ़ा है मैंने, वज़ीर ख़ज़ाना भी रहा हूँ और आइन में भी जानता हूँ। तो मैं अपने ज़मीर से अल्लाह को हाज़िर नाज़िर रख के कहता हूँ कि मेरी नज़र में पहली बार 1952 से लेकर आज तक पहली बार एक अच्छा कदम उठाया है रियासती सरकार ने कि अगर हम कोई कानून हिंदुस्तान का यहाँ लागू करते हैं दफ़ा 370 तो उसके में, लिए इत्तफ़ाक़ उसमें ज़रूरत सिर्फ ये है 370 में कि रियासती सरकार कॉन्करेंस दे दे। हाँ, अपनी रजामंदी दिखाए। ये बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि असम्बली के पास जाओ, कॉन्फ्रेंसिंग करो, टेलीविज़न पे जाओ, लोगों के सवालों का जवाब दो। तो मेरा ज़मीर ये कहता है ये दो बात। नंबर एक कि ये कानून अगर अच्छी तरह से हमने लोगों को समझाया होता 3 महीने से 4 महीने से। वही मैं कल वज़ीर ख़ज़ाना से बात कह रहा था कि कमी रही है अवेयरनेस बहुत ज़्यादा। हमने देखिए, मैं कुछ लोग नाराज़ भी हो सकते हैं सरकार में, लेकिन हमारी जो भी हुकूमत है और जो उसके लोग ज़िम्मेवार हैं, जिनको लोगों तक ये पैगाम पहुंचाना था, वो ख्वाब गफलत पे एक तरह से उसका शिकार रहे। और इस दौरान में गलतफहमियां फैलती गई, अखबारों में बातें आती रही। इसकी तैयारी पिछली गवर्नमेंट ने की थी। राथर साहब तो एम्पावर्ड कमेटी के चेयरमैन भी बनाए गए थे, लेकिन उस वक्त भी अवेयरनेस के हवाले से कोई इतना बड़ा कदम नहीं उठाया, कभी नहीं उठाया। ना उस वक्त, जिस वक्त राथर साहब ने ये इसके मेंबर बने और अच्छी तजवीज़ रखी थी वहाँ उन्होंने कि ये कानून लागू करते वक्त हमें कश्मीर की अंदरूनी खुदमुख्तारी का ख्याल रखना पड़ेगा। लेकिन और उसके बाद उन्होंने एक जज, रिटायर्ड जज हाई कोर्ट है, उनका ओपिनियन भी लिया और उन्हें रास्ता भी दिखाया ये कैसे हो सकता है। लेकिन अवाम को एतमाद में ना उन्होंने लिया और ना हमने, ना हमारी ये जो हमसे मुराद है जो मौजूदा हुकूमत है, इन्होंने भी नहीं लिया। लोग सड़कों पे आ गए, ट्रेड वाले निकल आए, लोगों को ये लगा कि एक शायद टैक्स का बोझ बढ़ जाएगा, रियासत वाले भी टैक्स लगाएंगे और सेंटर वाले भी टैक्स लगाएंगे, डबल हो जाएगा, टैक्स हो जाएगा। कमी का नतीजा था। दूसरा उन्हें ये लगा कि शायद एक तो टैक्स का बोझ हम पे बढ़ेगा, एक टैक्स के बजाय 2 हो जाएंगे, और ये कि शायद ये अपने इक़्तिदार को में रहने के लिए हमारी खुद मुख्तारी का सौदा बात 2 महीने 3 महीने 4 महीने से अगर हमने आप जैसे ज़राया का और जो यहाँ के अखबार वाले हैं या लिखने वाले हैं उनको एतमाद में लिया होता और सच्चाई बताई होती, तो लोगों में इतना गम गुस्सा नहीं होता। ये हमारी कमज़ोरी और हमारी कमफहमी थी कि हम लोगों में सही पैगाम नहीं पहुँचा सके। बेग साहब, ये हमारी खुशकिस्मती है कि आपके पास ट्विन एक्सपर्टीज़ है। आप तो एक इकोनॉमिस्ट भी हैं, आप एज फिनांस मिनिस्टर काम कर चुके हैं और आप कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट भी हैं। तो कई माहिरीन ने, सिविल सोसाइटी में भी माहिरीन हैं, कई माहिरीन ऐसे हैं जो हुकूमत के मुशीर रहे हैं, जैसे प्रोफेसर निसार अली, उन्होंने परसों तकरीर में कहा कि इसकी ज़रूरत ही नहीं है, इससे तो उल्टा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि हमारा 99% जो ट्रेड है वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में है, वो तो कॉम्पिटिटिव एज में आ जाएंगे और वो उनका खसारा होगा। तो जब इतने बड़े एक्सपर्ट्स जो हुकूमत की पॉलिसीज़, बल्कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की पॉलिसीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए आपके मुशीर रहे हैं, हुकूमत के मुशीर रहे हैं, चाहे जो भी हुकूमत हो, जब उनको ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो हुकूमत क्यों इतने एतमाद के साथ कहती है कि नहीं, इसको लागू होना ही होना है? देखिए, हुकूमत जो ये मौजूदा हुकूमत है, ये इन्हीं
लोगों के मुख्तलिफ ख्यालात को सुनने के लिए है, तो इन्होंने ये प्रोसेस स्टार्ट की। ये तो कैबिनेट में मीटिंग होती, कंकरेंस देते और 101 लागू हो जाता। आईनी तरमीम है ये, तो इन्हीं लोगों को मौका, यही जमहूरियत की रूह है। दुनिया की कोई भी ऐसी मुमलिकत नहीं है, बल्कि कोई घर ऐसा नहीं है जिसमें इख्तिलाफ राय ना हो। एक हुकूमत में रहने वालों में भी इख्तिलाफ राय होता है, और रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को भी आपस में इख्तिलाफ राय होगा। कभी वो गलतफहमी की बुनियाद पर होता है, कभी सियासी इगराज की वजह से होता है, लेकिन इख्तिलाफ राय होता है। आप मुझसे बताओ, मैं आपको अगर आप बताऊं कि ये हमारी रियासत की इक्तिसादी हालत क्या है, और आज तक जो टैक्स लगाए गए और उनका मकसद क्या था, और ये जो इस अगर टैक्स लगाया जा रहा है इसका फ़ायदा क्या होगा, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं मुख्तसर आपको बताऊंगा। बात के लिए तो मैं आपको बताऊंगा ये कि हमारी रियासत जम्मू कश्मीर जो है, इसमें हमें एक साल में सारे टैक्स वैक्स जितना भी है हम लगाते हैं, जो हमारे पास टैक्सेस है, हमारी कुल 21,449 करोड़ रुपए आमदनी है अपनी। जबकि सिर्फ मुलाजमों को की तनख्वाह पर 22,000 से शायद 23,587 करोड़, यानी जितने भी हमारे अपने टैक्स है, स्टैम्प ड्यूटी है, दूसरा वगैरह, तनख्वाहें भी पूरी नहीं, उससे यहाँ की तनख्वाह भी पूरी नहीं होगी जी। और हमारा जो खर्चा है, मैं पता कलामी माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं, वो शायद सवाल अपना पूछना चाहते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अपना नाम और अपनी जगह जहाँ से आप बोल रहे हैं बताइए प्लीज। मैं शरीफुद्दीन भट्ट गांधरबल से बोल रहा हूँ। मुझे बेग साहब को मेरा सलाम कह दीजिए। जी नवाज़। भट्ट साहब अपना सवाल पूछिए। सवाल है बेग साहब से जी। जीएसटी पूरी कंट्री में लागू होने जा रहा है, ये कंफ्यूजन क्रिएट करने से पहले क्या अपोजिशन और हुकूमत मिलकर बातचीत नहीं कर सकती थी? इस पे 2-4 राउंड करने थे, कंफ्यूजन दूर करना था। अगर आप प्रोग्राम, अगर भट्ट साहब आप प्रोग्राम आगाज से देख रहे हो तो इन्होंने एतराफ भी किया बेग साहब ने कि इसमें अवेयरनेस के हवाले से कमी रही है कहीं ना कहीं। जी, तो अवेयरनेस की कमी, एक तो बेग साहब लॉयर भी है, चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, और ये रहे वजीर खजाना भी रहे हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं जी। कि जो हमारी पोजीशन है उस पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। वो मैं बताऊंगा कि हम क्या, वो जब आप सवाल पूछेंगे हम उसके तहफ़्फ़ुज़ात करें। जी जी। पहले हमें अपने लोगों का अवेयरनेस है ना जी, अवेयरनेस के लिए ये ज़रूरी है कहना कि जितनी हमारी अपनी आमदनी है टैक्सेस उससे 100 गुना ज़्यादा हमारा खर्चा है जी। हमारा खर्चा 43,844 करोड़ है जी। बाकी पैसा कहाँ से आता है? बाकी पैसा हमें मरकजी सरकार से आता है जी। मरकजी सरकार अपनी जेब से तो नहीं, मशीन से तो नहीं है कोई नोट छापती है। मरकजी सरकार हिंदुस्तान की तमाम रियासतों में टैक्स लगाती है, मुख्तलिफ किस्म के, इनकम टैक्स हो, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट टैक्स हो, मैन्युफैक्चरिंग टैक्स हो, सर्विसेज टैक्स हो। वो पैसा जो जमा करते हैं वो फिर मुख्तलिफ रियासतों में एक अपना खर्चा करते हैं वो पूरा, और मुख्तलिफ रियासतों में तकसीम करते हैं। आबादी के लिहाज से हमारी जो आबादी है 1,30,00,000 जी, तो 1,30,00,000 का जो हिस्सा बनता है, तो मरकजी सरकार, ये इसी सरकार की बात नहीं करता हूँ, इससे पहले भी जो कांग्रेस की सरकार जो थी, उससे पहले बीजेपी की जो सरकार थी, अगर हमारी आबादी के लिहाज से जो 1,30,000 लोगों को जितना सेंटर की तरफ से मिलना चाहिए था उससे डबल मिल रहा है। अच्छा, यानी अगर 100 रुपया हमारी आबादी के लिहाज से हमारा हक बनता है, 200 रुपया मिलता है। क्योंकि हम प्रोड्यूसर स्टेट नहीं है, हमारी पैदावार नहीं है, फैक्ट्री कारखाने नहीं है, हम कंज्यूमर स्टेट हैं। बिल्कुल हम भारत की मुख्तलिफ रियासतों में जो मसनूआत होती हैं वो जब यहाँ आती हैं, चाहे खाने पीने की चीज़ें हों या दूसरी लग्जरी आइटम्स हों, तो उनको मैं ये सवाल पूछूंगा दोबारा। हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो 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 जी। हाँ जी जी, आप अपना नाम और ये बताएं कहाँ से बोल रहे हैं? मैं मोहम्मद सिद्दीक है। सिद्दीक साहब, आपका खैर मकदम, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं सफाकदल से बोल रहा हूँ। अपना सवाल पूछ लीजिए, बेग साहब सुन रहे हैं। हाँ जी, मैं सफाकदल से बोल रहा हूँ जी। सफाकदल से बोल रहे हैं। अपने टीवी सेट का वॉल्यूम आप म्यूट कर लीजिए। हाँ जी जी। अब सवाल पूछिए।
जनाब मेरा सवाल ये है, वो जो कश्मीर का जो हैंडलूम जाल जो बनता है यहाँ पर जी, वो टैक्स फ्री पहले था या उसमें कोई टैक्स लगा कि वो टैक्स फ्री अभी भी है? वो मैं मुख्तलिफ आपके सवाल का जवाब मैं दूंगा कि कई चीज़ों पे इस वक्त ज़ीरो टैक्स है। जो ये नई स्कीम है, इस नई स्कीम में कई अशिया ऐसी हैं जिसमें एक्सपोर्ट भी है हमारा, जिसमें ज़ीरो टैक्स। पहले टैक्स था, वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया, ज़ीरो टैक्स है। लेकिन वो मैं जवाब बाद में दूंगा। मैं ये आपसे अर्ज़ कर रहा था कि अगर ये इक्तिसादी हमारा ढांचा है, आपने ठीक कहा कि बाहर की स्टेट्स, गुजरात है, महाराष्ट्र है, बंगाल है, दूसरी जगह है, वहाँ कारखाने हैं, जी, मैन्युफैक्चर होती हैं चीज़ें, उनके पास टैक्स ज़्यादा होता है, जमा होता है। हम कंज्यूमर स्टेट हैं, हमारे पास क्या है, छोटी मोटी चंद एक छोटे मोटे कारखाने हैं। ये हम दरियों का, शालू वगैरह का कुछ काम करते थे, और हमारे रास्ते बंद हैं, हमारे रास्ते बंद हैं। रेलवे भी कभी नहीं थी, वो भी जब वाजपेयी साहब की हुकूमत आई तो मुफ्ती साहब हम उनके पास गए तो उन्होंने कहा रेल का कनेक्शन करें। अभी भी वो कनेक्ट नहीं हुआ पूरी तरह। इस जो मौजूदा टैक्स सिस्टम है, इसका सबसे बड़ा कमाल ये है कि मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स को टैक्स नहीं जो बेनिफिट मिलता था, वो बेनिफिट ट्रांसफर करेंगे कंजम्पशन स्टेट्स में। अच्छा, यानी पहले सबसे ज्यादा फायदा उन रियासतों को होता था जहां इंडस्ट्रीज होती थी जी। अब सबसे ज्यादा इस टैक्स रजीम में उन स्टेट्स का फायदा होगा जहां पर आखिर जाकर ये माल बेचा जाता है। आसाम है, मेघालय है, नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स है, और जम्मू कश्मीर। ये वो रियासतें हैं जहां कंजम्पशन है। जो टैक्स यहां पर लागू होगा हमारा, रास्ते में जिस रियासत ने टैक्स लगाया होगा, हर एक रियासत कोई ना कोई टैक्स लगेगी, वो सारी टैक्स अब यहाँ जब पहुंचेंगी, वो सारी टैक्स उसमें से काट के हम पे एक नया टैक्स स्ट्रक्चर लगेगा। अब मैं उसका थोड़ी सी मिसाल आपको दे दूं। मिसाल के तौर पर हम देखिए, इस वक्त हमारी रियासत जम्मू कश्मीर में जो डीलर है, कारोबार करने वाले हैं, हमारी आबादी 1,30,00,000 है, लेकिन हमारे डीलर जो हैं, हमारे डीलर दुकानदार वगैरह, ये कुल 72,000 है। 72,000 है डीलर जी। तो देखना ये है कि ये तो नया कानून, ये है कुछ भी नहीं है। ये जो हमारा कुल मुल्क में 86 लाख डीलर है। अच्छा। और हमारी रियासत में 1,30,00,000 की आबादी में 72,000 ही डीलर है जी। और ये जो अब रजिस्ट्रेशन होगी, अब सिर्फ उन लोगों को रजिस्ट्रेशन करनी है जिनको 20 लाख से ज्यादा का कारोबार हो। लेकिन स्टेट के लिए 10 लाख है, मुझे लगता है। हाँ, 10 लाख नहीं, हम कुछ चीजों में 20 है, कुछ में 10 पे। तो ये हो सकता है ये तादाद कम भी हो जाए, हमारे डीलर से कम है, आबादी के लिहाज से, नंबर्स के लिहाज से कम है। हमने इससे पहले कि हम कहें ये कानून लागू करें या ना करें, कानून क्या कहता है, खुद मुख्तारी क्या कहती है। पहला सवाल है कि ये अगर हमारी खुद मुख्तारी के हक में भी हो, लेकिन हमें नुकसान हो माली, तो जरूरत क्या है? तो जरूरत क्या है जी। दूसरा, अगर हमें माली फायदा है लेकिन खुद मुख्तारी खत्म होती है, फिर भी जरूरत क्या है जी। ये बहुत ही ये सवाल है कि मैंने पहले दिन ही कमेटी में कहा कि आप लोग सियासत से बालातर होकर रियासत जम्मू कश्मीर के बाशिंदे की हैसियत से फैसला करें, अपनी ज़मीर से, सियासत को छोड़ के ये फैसला करें, नंबर 1, कि क्या ये जो नया टैक्स रजीम लगेगा, क्या इससे हमारे सार्फिन को, हमारे डीलर्स को, या छोटे मोटे कारखानदार, छोटे मोटे तो वही है ना, या एक सार्फिन कंज्यूमर है, कपड़ा, पानी, चाय, तेल वगैरह खरीदने वाला है, या हमारे छोटे कारखानादार हैं, या बड़े कारोबार हैं, या होटल हैं, जिनको भी आप ले लेते हैं, क्या इन लोगों को इसमें फायदा है या नुकसान है, ये भी देखना है। ये देखना है। क्या रियासत को पहले से ज्यादा पैसे मिलेंगे सेंटर से, या पहले से कम हो जाएंगे? क्योंकि अगर रियासत को पैसे नहीं मिलेंगे तो सड़क कहाँ से बनेगी, अस्पताल कैसे होगा, कॉलेज कैसे बनेगी, यूनिवर्सिटी कैसे बनेगी? लेकिन साहब जो तो पहले मैंने उनसे कहा कि आप 2 सवालों पे गौर करें। नंबर 1 ये कि क्या ये इक्तिसादी तौर पर सार्फिन के लिए ठीक है, बिजनेसमैन के लिए ठीक है, रियासत की हुकूमत के लिए ठीक है, क्योंकि रियासत की हुकूमत को जितना ज्यादा पैसा होगा उतना तरक्याती काम ये करते हैं। नंबर 1 सवाल जवाब। अगर आप इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि फायदा है, फिर आप देखें
ये कानून जो इस वक्त है, इसको अगर हम लागू करते हैं, हमारी खुद मुख्तारी पे कोई असर तो नहीं होता, वो कॉम्प्रोमाइज तो नहीं, कॉम्प्रोमाइज नहीं होती। हमारी खुद मुख्तारी दो आईनी पर है, दो आईनी सेक्शंस पर है जी। एक रियासत जम्मू कश्मीर के आइन का सेक्शन 5 है जी जी। उसका मतलब ये है कि हमें हिंदुस्तान की पार्लियामेंट हमारे ऊपर वही कानून बना सकती है जो आज तक की हुकूमतों ने उनके हवाले किए हैं जी, और किसी चीज़ पे नहीं बना सकती। बाकी तमाम चीज़ों पे जिनमें सेल्स टैक्स भी है, वो रियासत जम्मू कश्मीर की हुकूमत उस पर टैक्स का कानून बना सकती है। एक सेक्शन 5 है, ये हमारी माली इक्तिसादी खुद इख्तियारी के लिए है। दूसरा हिंदुस्तान के आइन का दफा 370 दूसरे पहलू पे हम बात करेंगे, पहले कॉलर से जो है सवाल तलब करते हैं। हेलो जी, अपना सवाल पूछ लीजिए और अपना नाम बताइए, कहां से बोल रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। एक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मेरे भाई। जी मैं पटन से बोल रहा हूँ, बशीर अहमद। जी जी शुक्रिया। आपका सवाल क्या है? लगता है हमारा राबिता उनसे मुनक़ता हो गया। आप कह रहे थे खुद मुख्तारी। अब जहां तक इन दोनों पहलू को देखना है जी, अगर हमारे सियासतदान और फैसला करने वाले, उनका ज़मीर, सिर्फ ज़मीर नहीं, आदाद शुमार, उसके बाद ज़मीर भी बात को, इन ज़मीर को किसने देखा है? मैं समझ गया आपकी बात को। मैं माफ़ी चाहूँगा आपको टोकने के लिए, लेकिन यह है कि दो सवाल आपने बहुत ही अहम और हसास बताएं। ये कि अगर माली फ़ायदा है लेकिन ऑटोनॉमी कंप्रोमाइज़ होती है तब भी नहीं चाहिए। बिल्कुल। अगर ऑटोनॉमी कंप्रोमाइज़ नहीं भी होती है लेकिन माली नुकसान है तब भी हमें नहीं चाहिए। हुकूमत या आपकी कमेटी जिसके आप सरबराह किस नतीजे पे पहुंची है? कोई तैयारी? देखिए, जहां तक आदाद शुमार का ताल्लुक है जी, किसी को इस पे शक नहीं है जी, बल्कि हर एक ने कहा है हम उसूली तौर पर इसके हक पे हैं। अच्छा, क्योंकि इस पे सब वो जानते हैं कि इक्तिसादी फ़ायदा है। जी। मिसाल के तौर पर मैं यह भी बता दूंगा कि क्या क्या फ़ायदा है। ले लीजिएगा, आम एक आदमी के दिन में, इंसान में दिन में क्या खाता है? जी, दूध का पाउडर। जी। पहले जो टैक्स लगता था और अब जो टैक्स लगेगा, अब 12.5% टैक्स कम हो जाएगा इस पे। मतलब कीमत घटेगी। यानी अगर पहले 100 रुपया इस पे टैक्स लगता था, अब 87 रुपया लगेगा। आम सारिफ को ये बताएं, दूध के पाउडर पे 12.5% टैक्स अगर रिड्यूस होगा, कम हो गया, ये फायदा दूध का पाउडर बनाने वाले को हो रहा है या खरीदने वाले? नहीं, ये कंजम्पशन वाले को है। अच्छा, बनाने वाले को नहीं, उसको मतलब टैक्स देना है। दावा ये है कि कीमतें घट जाएंगी। आप सुनिए ना, इतना ही क्यों है जी। कर्ड, लस्सी, बटर मिल्क पे आपको बताऊंगा ना, जो हमें रोज जरूरत होती चीज में 17% टैक्स कम हो जाएगा जी। स्पाइसेस पे 3% कम हो जाएगा जी। ये जो एडिबल ऑयल्स हैं इस पे 3% टैक्स कम हो जाएगा जी। इसी तरह में अब ये सब पे नहीं जा सकता, ये बहुत सारे आइटम्स हैं। अच्छा। मिठाइयों पे 12% कम हो जाएगा। मार्बल पे, ये ग्रेनाइट पे जो हम करते हैं, 11% टैक्स कम हो जाएगा। दवाइयों पे टैक्स कम हो जाएगा 1% से 10% तक। तेल है, टूथपेस्ट है, इस पे 11% टैक्स कम हो जाएगा। ये सार्फिन की मैं बात करता हूँ। और इसी तरह से आप फर्ज कीजिए न्यूज़ प्रिंट है, न्यूज़ प्रिंट पे तो -2 हो गया, कोई अब टैक्स नहीं लगेगा। अच्छा। न्यूज़ प्रिंट पे नहीं होगा। रास सिल्क पे जो है -1% हो जाएगा। सिल्क ये यार्न पे कम हो जाएगा। इसी तरह से सिल्क यहाँ पे शायद कम उतना ना हुआ हो, लेकिन अब मुख्तसर कहूँगा, जूते हम पहनते हैं, जूते पे 5%, 11% कम हो जाएगा। टाइल, ग्रेनाइट टाइल्स पे कम हो जाएगा। अर्दन रूफिंग टाइल्स पे कम हो जाएगा। अब आप आ जाइए LPG स्टोव्स, उस पे 11% कम हो जाएगा। न्यूज़ प्रिंट पे -2% हो जाएगा। और ये एक बार फिर ये भी मजमूई तौर पर हम ये कह सकते हैं कि लाइफ एसेंशियल्स जो हैं जितने उन पे टैक्स कम हुआ है, लेकिन गुत्थी अपनी जगह है, वो सुलझी नहीं है कि ये फायदा किसको होगा। उससे पहले कि मैं आपको कहता हूँ ये कंज्यूमर पे है। आप गलतफहमी से नहीं निकली। अच्छा। ये कंज्यूमर की बात हमने निकाली है। कंज्यूमर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुझे लगता है वो सुन रहे हैं। कंज्यूमर जो है, कॉलर से सवाल पूछते हैं। हेलो, कंज्यूमर का है जी।
जी मेरा सवाल है मिनिस्टर साहब से। हेलो जी, अपना नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं मंजूर अहमद भट्ट अर्ज कर रहा हूँ शाहमला नवा बाजार से। मेरा मोहतरम मुजफ्फर बेग साहब से 2 सवाल है जी। तो एक तो पहला ये है कि रियासती सरकार चाहे वजीर आला साहिबा या वजीर खजाना ये वजाहत करने में नाकाम हुए हैं कि रियासत की जो खुसूसी हमारी पोजीशन है वो किस तरीके से इसको जीएसटी इंप्लीमेंट होने के बाद किस तरीके से वो इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं या किस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा ये है, वैसे तो एक ताजिर मैं जब दिल्ली से परचेज करता था तो मैं सेल्स टैक्स भरता था 3 महीने सेल करके उसके बाद में चौथे महीने में टैक्स आप क्वार्टरली टैक्स अदा करते थे। जी, लेकिन इस वक्त मुझे परचेज टैक्स देना पड़ेगा जबकि मैं सेल पे टैक्स देता था इस वक्त। तो इस वक्त इस तरीके से कैसे ये ट्रेडर फ्रेंडली है? जो ये दावा करते हैं कि ये ट्रेडर फ्रेंडली है, कैसे ये है जब मुझे दूसरी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी क्योंकि एक तो मुझे माल खरीदना पड़ेगा, दूसरा मुझे इसमें ये कि मुझे टैक्स भी पहले ही देना पड़ेगा, चाहे उसमें मुझे यहाँ के हालात पता है आपको कैसे रहते हैं, उसमें हमारा माल खराब हो जाता है, रिविक होता है, वो जब मैंने पहले ही टैक्स दिया तो उसके बाद मुझे डीलर है कि कंज्यूमर है? आप क्या करते हैं? आपकी 370 कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? आपकी तिजारत क्या है? मैं बिजनेस करता हूं, होलसेल बिजनेस है हमारा। जी, इनका होलसेल बिजनेस है। पहला सवाल तो दफा 370 के हवाले से है, लेकिन दूसरा अहम सवाल यह है कि ये कैसे ट्रेडर फ्रेंडली है जबकि इनको परचेज पे अब टैक्स देना पड़ेगा और वो भी सेल से पहले। इनको फिर नेसेसरी एक्ट ले या परचेज और वो सेल का नाम ही नहीं रहा। इट इज ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वो पहले होता था कि कभी सरकारें परचेज पे भी लिखाती थी, सेल्स पे भी लिखाती थी। मैंने कई केसेस सुप्रीम कोर्ट में किए हैं कि सेल्स टैक्स भी लगा, परचेज भी लगा, यानी दोनों से टैक्स होता था। लेकिन तो अब वो उस पे नहीं हो रहा, अब पे सप्लाई पे हो रहा है, सप्लाई पे हो रहा है। मैं आपको एक बताऊं, ये इनकी शायद ये पहले करूंगा फिर मैं 370 का जवाब दूंगा। फर्ज कीजिए ये हम कपड़ा खरीदते हैं, आपके बीज खरीदते हैं जी। इसके लिए धागा होता है। फर्ज कीजिए ये गुजरात पे या बंगाल से आया, 100 रुपए का कपड़ा बिका जी। 10 रुपए उस पर टैक्स होता था, 110 हो गया। फैक्ट्री में गया, ये इसलिए मैं गौर से समझाऊंगा कि गलतफहमी दूर होनी चाहिए जी। वहाँ एक्साइज लगता था, लेबर लगता था, मशीनरी कास्ट लगती थी, प्रॉफिट होता था 25% होता था, ये बढ़ के ये 110 पे जो चीज़ इसने खरीदी थी ये 400 रुपये हो जाता था जी। ये हमने फैक्ट्स और फिगर्स जमा किए हैं। ये इसके बाद ये माल बेचते थे होलसेलर को जी। 400 इनको हुआ, 100 इन्हें प्रॉफिट लगाया, 500 पर पहुंच गए। ये 500 वाला इस पे टैक्स फिर आपने लगाता था, 20% प्रॉफिट लगाता था, प्रॉफिट वगैरह, तो रिटेल पे 600 रुपये पे पहुंचता था जी। वहाँ 12.5% टैक्स होता है, फिर सेल्समैन भी होता है, कोई आए तो चाय का कप भी होता है। तो ये 700 रुपये, यानी जो 100 रुपये की चीज़ थी वो 700 रुपये होगी। अब जो टैक्स होगा इस पे, ये जो टैक्स होगा ये यूनिफॉर्म होगा, ये नहीं, ये जो टैक्स होगा अब ये 700 रुपये की चीज़ जो है ये 600 रुपये में पहुँचेगी। अच्छा, यानी 700 रुपये पे 600 रुपये का फायदा हुआ। और एज ए डीलर जब भी चाहे मेरे घर आए, क्योंकि यहाँ उतना टाइम नहीं है, मैं इनको बताऊंगा हर एक सवाल का कि किस तरह से आपको भी इस पे फायदा होगा जी। जो वो स्टेट्स हैं जी, गुजरात की, मध्य प्रदेश की, बंगाल वगैरह, तमाम स्टेट्स ने इसकी मुखालफत की है क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स थी जी। और नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स और जम्मू कश्मीर स्टेट्स को कहा वो जी आप इनको खैरात दे रहे हो, तो अल्फाज इस्तेमाल किए क्योंकि अब हम कंजम्पशन पे लास्ट जगह पे टैक्स आता है, बेनिफिट इनको मिलता है। तो अगर इनको कोई गलतफहमी हो, ये मेरे घर पर आए, मेरे तशरीफ लाएं, मैं आपको बताऊंगा कि इसमें किस तरह इसका कंज्यूमर का भी फायदा है और डीलर का भी फायदा है। आप हुआ 370 जी। एक और कॉलर है हमारे साथ, 370 का जवाब दूंगा मैं। आप हाँ 370 तो हाँ। शायद कुछ लाइन में कुछ प्रॉब्लम है। 370 के बारे में आप बताएं, ये इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। 370 कैसे बचाएंगे? देखिए 370 से पहले हमें सेक्शन 5 की बात करनी है जी। जो मौजूदा, कल मैंने जब मीटिंग का इख्तिताम हुआ मैंने सबको सुना। अच्छा, सबको सुना जी। सबको सुनने के बाद मैंने ये कहा कि भी यहाँ बीजेपी भी है, वो भी है, मुख्तलिफ ख्यालात के लोग जी।
मैंने कहा कि मैंने आप सब लोगों की बातें सुनी और मैं अपने मुताला किया, डाटा जमा किया। सरकार के बगैर मैंने ये डाटा जमा किया है। सरकार को पता है सरकार के अपने काम होते हैं, हमारे अपना तरीका होता है। तो मैंने कहा कि जब आप टैक्स, ये टैक्स है जो 50-50% हो जाएगा कि जितना टैक्स स्टेट का होगा इतना टैक्स उनका होगा, लेकिन ये टैक्स जब मरकज के पास जाएगा तो उसका 42% वापस स्टेट को आएगा। अच्छा। पहले ये गलतफहमी है कि जो टैक्स सेंटर जो है, सेंटर टैक्स क्यों लगाया उन्होंने? उनके यहाँ पर 8 टैक्स थे जम्मू कश्मीर में, वो सब उन्होंने रद्द कर दिए जी। एक्साइज हो, बेनिफिट, जितने भी टैक्स जम्मू कश्मीर पे थे सेंटर के, इनकम टैक्स के बगैर, वो सारे के सब टैक्स उन्होंने माफ कर दिए। में सब्सिडी हो जाएगा सब। उसके बजाय कहा कि अब हम ये करेंगे कि पहले हम 8 किस्म के टैक्स आपसे लेते थे, 7 या 8 किस्म के हर एक रियासत से लेते थे। उसमें आपको बड़ी परेशानी होती थी, उधर जाओ, उस दफ्तर में जाओ, उस दफ्तर में जाओ, हर एक जगह अलग फार्म भरो। अब हम वो तमाम टैक्स जो हैं वो आपको छोड़ देते हैं जी। बदले में क्या करेंगे, जितना टैक्स स्टेट पे आप लोग टैक्स लगाएंगे उतना ही उन तमाम मरकजी टैक्स के बदले उतना टैक्स आप सेंटर को भी दे देंगे। लेकिन जब सेंटर जमा करेगी ये, फिर क्या करेगी इसमें से? फिर उसी टैक्स को जो इन्होंने लिया है 42% वापस करेगी स्टेट को जी। जी। तो ये नहीं है कि उन्होंने कोई हमसे ले लिया और खा गए, वो टैक्स जमा करके फिर वो हमें वापस देंगे। लेकिन अब सेक्शन 5 का सवाल है जी। मैंने एक सजेशन ये दी कि जो वो आर्टिकल हम पर अप्लाई कर रहे हैं आप 101 के जरिए, वो आर्टिकल है 2, हाँ, उसमें है आर्टिकल 246A, एक कॉन्स्टिट्यूशन है, कोई चाहे तो मैं पढ़ के उसको सुना सकता हूँ। उसमें अब ये कानून वहां बन गया, पहले राथर साहब थे, अब हमारे ये द्राबू साहब है, लेकिन कानून बन गया, कानून सेंटर में बना और इसका सवाल है कि ये सारे मुल्क पे कैसे लागू हो गया। तो 30 रियासतें हैं, उनमें से अब हमारी रियासत जो लास्ट है जो इसको फैसला करना है। मैंने ये सजेस्ट किया कि आप 246A जो इनकी अमेंडमेंट 101 है, इसके ऊपर सबसे पहले क्लाज लगा दीजिए कि हमारे पावर जो सेक्शन 5 में है टैक्स लगाने के, वो हमारे पास हैं। हम चाहेंगे तो आज आपका ये टैक्स मंजूर है, अगर हमें कल लगा कि इससे हमें नुकसान हुआ, इक्तिसादी नुकसान हुआ या हमारे को यूँ हुआ, हम अपने सेक्शन 5 के तहत दोबारा अपने ही टैक्स अपने ही तरफ से अपनी। एक सवाल जो हसास हल्कों को आपकी इस बात से जो है उनके जहन में आता है वो ये, अगर आप सेक्शन 246A में एक प्री क्लास लगाते हैं, प्री क्लास लगाया आपने सेक्शन, क्या उससे नेसेसिटेट हो जाएगा कि आपको यहां भी अपना आर्टिकल 5 अमेंड करना पड़े? नहीं, वो अलग है, वो एक कॉम्प्लिकेटेड है, उसको वो अलग सवाल है। वही मैं कह रहा हूं, वो हुआ वो दूसरी जगह है। जब आर्टिकल 5 अमेंड करना पड़े, आप कर ही नहीं सकते आर्टिकल 5 अमेंड, कोई नहीं कर सकता, नोबडी कैन अमेंड है। पहले आप उस पे जाइए ना, आपने शायद मेरा सुना होगा कल, ये मैंने वहां सेक्शन 5 में कहा आप अमेंड नहीं कर सकते, तो आपने भी सुना होगा या लॉ मिनिस्टर ने भी सुना होगा, फाइनेंस मिनिस्टर ने भी सुना होगा। पहला क्वेश्चन यह है कि मैंने पहला तहफ़्फ़ुज़ ये है कि सेक्शन 5 को आप ऊपर रखिए और कि ये इख्तियार हमारे पास है, अगर कल परसों हमें आया कि हमें अच्छा नहीं लगता, इससे फ़ायदा नहीं है, हम अपने सेक्शन 5 के तहत अपने पावर इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, मरकज़ी सारी कबूल करेगी या नहीं करेगी मुझे मालूम नहीं है। अच्छा, ये मैंने प्रपोज किया। दूसरा मैंने ये प्रपोजल किया है, दूसरा ये है कि इस टैक्स रजीम अगर लागू कर जो मुल्क में हो गई है, इसमें टैक्स की रेट कौन करेगा डिसाइड? उसमें जनरल काउंसिल है, जीएसटी काउंसिल है, उसमें मरकज का वजीर खजाना और तमाम रियासतों के जो वज़राए खजाना है वो मेंबर हैं, वो मिलके फैसला करेंगे इस साल 5% टैक्स है या 10% टैक्स है या 0% टैक्स है, वो फैसला करेंगे। अब फर्ज कीजिए हमने एग्री कर लिया है इस वक्त कि भाई इतने परसेंट 5% टैक्स लगाओ या 4% टैक्स लगाओ, अगले साल वो बैठ के कहते नहीं हम 10% कर देंगे, मेजॉरिटी अगर उधर हो गई हमारा क्या हाल होगा? बिल्कुल। तो मैंने कहा कि ये उसमें ये शर्त रखिए कि अगर जनरल काउंसिल कोई फैसला ऐसा करे जिसका असर जम्मू कश्मीर पर हो,
चाहे इक्तिसादी हो या और कोई। इक्तिसादी होता है ना, इक्तिसादी फैसला होंगे ना कि टैक्स ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, ये इक्तिसादी है। सेक्शन 5 है पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशन कि अगर कोई इक्तिसादी फैसला ऐसा करे कि फर्ज कीजिए हमारे यहाँ हमारे शाल बाहर जाते हैं, दरिया है जी, इस पे इतना टैक्स लगाए कि कोई खरीद ही ना सके जी, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या है? उसके लिए मैंने ये सजेस्ट किया है कि आप लिखें कि अगर ये जनरल काउंसिल जो है टैक्स की ये कोई फैसला करती है जिससे हमारे टैक्स स्ट्रक्चर पे फ़र्क पड़ता है, हमारे बिजनेस पे, इंडस्ट्री पे फ़र्क पड़ता है, तो वो जब तक जम्मू कश्मीर की सरकार दफ़ा 370 के तहत उसको मंजूर नहीं करेगी वहाँ पर लागू नहीं होगा। तो यानी दोनों चीज़ें कि हमारे आइन में सेक्शन 5 की जो ताकत है उसको महफूज रखा जाए, और अगर टैक्स का फैसला करना हो जो हमारी रियासत पे बुरा असर रखता हो वो हमारी रियासत की मर्जी के बगैर नहीं लगाया जाए। बहुत उम्दा तरीके से आपने ये समझाया, लेकिन ये इतना पेचीदा मसला है कि इसको आम इंसान को समझने के लिए काफ़ी मशक्कत करना पड़ेगी। हमारे साथ एक और कॉलर हैं। हेलो हेलो जी, अपना नाम बताइए और कहाँ से बोल रहे हैं? मैं मोहम्मद शफी बोल रहा हूँ मिसगर नवाटा से। जी मिसगर साहब, अपना सवाल पूछिए, बेग साहब सुन रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। जनाब हमें एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप ये जो ये इंस्टीट्यूट दे रहे हैं SSI यूनिट को यहाँ J&K में जी, ये इसलिए गवर्नमेंट दे रही है कि ताकि यहाँ के लोगों की बेरोजगारी दूर हो सके। जब उसी फैक्ट्री में बाहर के लोग काम कर रहे हैं तो वो इंस्टीट्यूट उनको देना क्या मुनासिब है? और यहाँ दूसरी तरफ वही ट्रेडर है जो माल लाता है दिल्ली से या आउटसाइड स्टेट से, उसको वहां कहाँ खाएगा? उसको यहाँ से इंसेंटिव मिल रहा है एक फैक्ट्री वाले को, दूसरे ट्रेडर को इंसेंटिव नहीं मिल रहा है, वो कैसे इससे मुकाबला कर सकेगा? वो कंपटीशन बहुत है, हमारा माल गोदामों में सड़ रहा है, बैंकों से हमने लोन ले रखा है, ये कहाँ का इंसाफ है? देखिए ये एक टैक्सेशन अलग बात है, एग्जम्पशन और इंसेंटिव अलग बात है, वो इसके साथ ताल्लुक नहीं रखता। लेकिन हमारी हुकूमत जो है, कल मैंने उनसे पूछा कि जो हमारे यहाँ कारखाने वाले हैं रियासत जम्मू कश्मीर में, इनको आप जो कभी इंसेंटिव देते थे, एग्जम्पशन देते थे या करते थे, क्या वो पॉलिसी आप जारी रखेंगे? मुझे फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा वो पॉलिसी हम जारी रखेंगे। लेकिन जारी रख ही नहीं सकते हैं, वो तो जीएसटी काउंसिल नहीं ना, वो जीएसटी काउंसिल में नहीं आता। मैं नाज़रीन को याद दिलाता चलूं कि ये लाइव ब्रॉडकास्ट जो है ये आप यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए भी देख सकते हैं और फेसबुक पर भी आप इसको वॉच कर सकते हैं। अगर आप किसी काम में मसरूफ हों तो आप बाद में भी यूट्यूब पे ये देख सकते हैं क्योंकि वहाँ पे महफूज रहेगा। बेग साहब, आपने एक प्रपोजल दिया है, आप कह रहे हैं प्री क्लास लगाइए 246 के ऊपर, लेकिन सवाल ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस वक्त इतनी ज़्यादा एक्साइटेड है इस बारे में क्योंकि ये दूसरा बड़ा कदम होगा जो पैन इंडिया लेवल पे शेक करेगा किसी सिस्टम को। पहले डिमोनेटाइजेशन हुआ, अब ये होगा। इसमें किस हद तक कितना क्लाउड है स्टेट गवर्नमेंट के पास? क्या वो कन्विंस कर पाएंगे? क्या उसके लिए टाइम है? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम देगी? देखिए मेरा ये ख्याल है कि मरकज़ी सरकार खलूस से नेक नीति से देखे तो उसे कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। अगर अब हमारी कैबिनेट या अब असम्बली में ले जा रहे हैं, जो ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ लोगों की इन्वॉल्वमेंट के लिए है, ले गए हैं। अगर ये कहते हैं कि हमारे जो है सेक्शन 5 को महफूज रखो और दफ़ा 370 को महफूज रखो, तो नेक नीति का ही तकाजा है कि वो एतराज़ नहीं करने चाहिए। क्योंकि बीजेपी ने और पीडीपी ने जब सरकार बनाई तो उसमें उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की जो पोजीशन है उसको डाइल्यूट नहीं किया जाएगा। ये तो एजेंडा ऑफ अलायंस में लिखा हुआ है। उसी वक्त हमें पता चल जाएगा जब यहाँ से, पहले तो कैबिनेट में पता चल जाएगा क्योंकि कैबिनेट में बीजेपी वाले हैं, असेंबली में पता चल जाएगा। अगर असेंबली में बीजेपी वाले इसके हक में वोट डालते हैं या कैबिनेट में इसके हक में वोट डालते हैं तो जाहिर है कि मरकजी सरकार फिर एतराज़ नहीं करेगी। बेग साहब, आपने अभी एक एनोलॉजी हमारे पास हमारे सामने रखी, वो ये कि माली फ़ायदा तो है, लेकिन आपका अपना उसूल ये है कि अगर माली फ़ायदा हो और ऑटोनॉमी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, अगर प्रेजेंट फॉर्म में इसको
इम्प्लीमेंट किया जाता है, जिस तरह से कि मतलब प्रेशर्स बन रहे हैं, अब तो लास्ट डे है, अब हमारे यहाँ देरी हो गई है, 4 रोज़ बाद असेंबली में सेशन बुलाया गया है, तो मतलब हमने डेडलाइन को क्रॉस किया हुआ है ऑलमोस्ट। तो ऑटोनॉमी प्रेजेंट फॉर्म में कंप्रोमाइज़ होगी? सादा अल्फाज अगर हम ये तहफ़्फ़ुज़ात नहीं रखते जी, जो मैंने सजेस्ट किए और असूली तौर पर सबने वहाँ मान लिए। अब सियासत अपनी अपनी होती है, है ना? कभी आप कितना भी अच्छा काम करें मुझे अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि आपने क्यों किया। तो अगर सियासत को अलग रख के रखें, और ये जो तहफ़्फ़ुज़ात का मैंने जिक्र किया, मैंने हुकूमत से पूछा, मैंने फाइनेंस मिनिस्टर से पूछा कि तुम ये करने के लिए तैयार हो? उन्होंने कहा तैयार हैं। वहाँ बीजेपी वाले भी थे, किसी ने एतराज़ नहीं किया। अगर ये 2 तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं तो हमारी रियासत की तारीख़ में पहली बार जी एक ऐसा कानून बनेगा कि जो आज तक, मैंने ये उस मीटिंग में भी कहा, 1952 से लेकर आज तक 370 को क्या किया उन्होंने। एक पुल है, इस पुल पर से वो ट्रक भेजते थे, जम्मू कश्मीर के जी खुद मुख्तारी के इख्तियारात उस ट्रक में डालते थे और वापस ले जाते थे। ये पहली बार होगी कि अगर ट्रक आएगा तो वहां से कुछ यहाँ लेकर आएगा, यहाँ से खुद मुख्तारी नहीं जाएगी वापस। इन 2 तहफ़्फ़ुज़ात को अगर मान लेती है हुकूमत और उसके बाद हमारे साथ सरकार मानती है तो पहली बार ये तारीख में होगा 370 का फायदा। आज तक हमें इस पर बात करेंगे। बेग साहब, आपका दावा अपनी जगह। हमारे साथ कॉलर हैं। हेलो जी, अपना नाम बताइए, कहां से बोल रहे हैं? जी, मेरा नाम नसीर अहमद डार है, मैं सोपोर से बोल रहा हूँ। डार साहब, सोपोर से हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। अपना सवाल आप रख सकते हैं। बेग साहब सुन रहे हैं। बेग साहब को सलाम मेरा अर्ज कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल ये है कि अगर हमारा अपना आरटीआई एक्ट है जे&के स्टेट का, हमारा अपना पंचायती राज एक्ट है जे&के स्टेट का, तो अपना जीएसटी एक्ट क्यों नहीं है अपनी स्टेट का? क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास पंचायती राज एक्ट अपना है, इसी तरह आरटीआई एक्ट अपना है, तो जीएसटी एक्ट भी इंडिजीनियस क्यों नहीं हो सकता है? वो होगा जी। 101 लागू होने के बाद मेरे भाई साहब, लागू होने के बाद फिर स्टेट को अपना जीएसटी एक्ट पास करना है। एसजीएसटी, ये ऐसे ही स्टेट का अपना टैक्स होगा, वो भी जिसको पहले उसको कहा करते थे परचेज टैक्स वगैरह, अब वो नहीं है। अब हमारा अपना टैक्स लगेगा यहाँ के कारोबार पे, वो तो असेंबली पास करेगी। ये टैक्स तो लगा है इस चीज़ के लिए कि सेंटर के जो 8 टैक्स हमें देने पड़ते थे, एक उनसे निजात हुई, दूसरा जो वो टैक्स उसके बदले वो कुछ टैक्स ले जाएंगे जिसमें से 42% वो वापस रियासतों में तकसीम हो जाएगा। और हमारी रियासत में और रियासतों के मुकाबले में फी नफर जितना बाकी रियासतों में जाता है उसका डबल हमें मिलता है। जी। बेग साहब, मैं आपको याद दिला दूं, आपने जवाब दे दिया इनका। हुकूमत ने कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का एक पैनल हायर किया था ये देखने के लिए कि फ़ायदा कितना होगा। हालांकि फ़ायदा उस वक्त की रेट्स के मुकाबले में 1580 करोड़ के आसपास था। आज चूंकि रेट्स बढ़ गई हैं, मुझे लगता है वो रिड्यूस हो जाएगा। 2000 करोड़ से भी कम का एडिशन टू योर इनकम, क्या ये इतना बड़ा मतलब रिस्क लेने के वर्थ है? इसमें कौन सा रिस्क है जी? अगर सेक्शन 5 को और 370 को महफूज कर दिया फिर कौन सा रिस्क? लेकिन इसमें अगर है बेग साहब, कौन नहीं होगा तो नहीं होगा, अप्लाई होगा। वो नहीं मानेंगे तो रियासत की सरकार कैसे मानेगी? जी। ये कुदरती बात है। मैंने आपको कहा इसका टेस्ट क्या है, असेंबली में पता चल जाएगा। अगर बीजेपी ने इसकी हमायत की तो मरकजी सरकार ने करनी है, अगर वो यहाँ से नहीं करते तो फिर रास्ते तो फिर अलग अलग हो जाएंगे। ज़ाहिर है नाज़रीन सुनना चाहेंगे बेग साहब, हमेशा जब इस तरह की सिचुएशन में हुकूमत होती है तो उनके पास आप जैसे एक्सपर्ट्स होते हैं, प्लान बी क्या है? क्या हम कैन वी लिव विदाउट जीएसटी? देखिए, प्लान बी सजेस्ट किया गया था जो आपने मुझे कहा जी, कि रियासत अपना सरकार जो सेंट्रल का टैक्स है वो लगे जी, जो सेंटर का टैक्स है वो लगे। लेकिन हम क्या करें, हम यहाँ इंडायरेक्ट टैक्सेस अब जीरो कर देंगे। नहीं, हम यहाँ अपना एक बनाते हैं, एक टैक्सेशन लॉ बनाते हैं जी। उसमें कहते हैं कि जो मरकजी सरकार ने टैक्स लगाया था वही टैक्स हम यहाँ से जमा करेंगे और मरकजी सरकार को देंगे जी। यही एक दूसरा प्लान बी है जी, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों ने। लेकिन वो डबल टैक्स होगा और आप जीरो कर देंगे। डबल नहीं होगा क्योंकि रेट उसकी 50% ही कर देंगे ना, नहीं 50%। उसमें प्रॉब्लम क्या है,
और ये वो लोग समझेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को बहुत अच्छी तरह जानते हों, जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को भी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को भी बहुत अच्छी तरह, बहुत गहरा मुताला को गहराई और बारीकी के साथ बात मैं सीधी सादी सिंप्लीफाई करके बताएंगे आप जी। 101 हिंदुस्तान के आईन का हिस्सा बन गया जी। अब ये टैक्स लगाने का इख्तियार उनको मिल गया, ये उनको इख्तियार है जी। हम उनको कहेंगे हम अपना कानून बनाएंगे और जो टैक्स आप करते हैं वो हम जमा करेंगे, फिर आपको वापस देंगे जी जी। आप समझ गए ना? जी बिल्कुल। उसके लिए कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। पहला कदम होगा कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट को दोबारा बैठना पड़ेगा जी। और 2-3 क्योंकि ये आईनी तब्दीली करनी है जी जी, 2-3 तिहाई उनको होने चाहिए लोअर हाउस में भी और अपर हाउस 2/3 मेजॉरिटी। उसमें उन्होंने कहना है कि भाई ये टैक्स जो है जो हमें लगाना था जी। ये टैक्स हम ये इख्तियार अब रियासत जम्मू कश्मीर को दे देंगे। अच्छा, डेलीगेट करेंगे। अच्छा, अब रियासत जम्मू कश्मीर वाले जो हैं वो अपना वहां अपने जरिए ये टैक्स जमा करें और जो खर्चा वर्चा उनको होता है वो रखें, बाकी हमें भेज दें। यानी हम उनके एजेंट बन गए। लेकिन इख्तियार डेलीगेट करने की जरूरत क्या है जबकि रियासत के पास खुद इख्तियार मौजूद है? भाई वो हिंदुस्तान का कानून तो बन गया ना जी। या तो अगर आप फर्ज कीजिए हम नहीं मानते हैं जी, यू हैव टू स्टे आउट। अच्छा, फिर आप स्टे आउट कर लीजिए। वरना दूसरा ये है जो प्लान बी जो रखा गया है, जो प्लान बी रखा गया है जी। उस प्लान बी के तहत वो यही एक मॉडल इन्होंने रखा कि उनको कहें कि वो टैक्स अब हम टैक्स तो लगेगा क्योंकि आपने 8 टैक्स माफ किए हैं तो उसके बदले ये एक टैक्स लिए हैं। ये कोई मुफ्त में नहीं वो लगा रहे हैं, 8 या 7-8 टैक्स वो माफ कर रहे हैं, उसके बदले ये टैक्स लगा रहे हैं। ये लेने के बाद 42% फिर वापस तकसीम कर देंगे रियासतों में। तो अब हमारा ये जब ये है हम कहते हैं कि आपने ये ठीक किया लेकिन इख्तियार हमको दे दो, उनको डेलीगेट करना पड़ेगा। डेलीगेट करने के लिए हमारा जो ये आईन है हमारे आईन के 4 दफा चेंज करने पड़ेंगे। अच्छा, हमें भी अमेंडमेंट्स की जरूरत हमें चलो जी हम कहें एक तो ये है कि हमें सिर्फ स्टेट अपना टैक्स को सेंटर के टैक्स को जमा नहीं कर सकती है, लेकिन हम एजेंट बन गए उनके। तो हमने 114 से अपने आइन में सेक्शन 114 चेंज करना है। लो टैक्स शैल बी लेवीड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो पहले हमने अपने यहाँ एक लॉ बनाना है जिसमें हम उनके एजेंट की जरिए से जमा करेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद दूसरा ये है कि जब टैक्स हम जमा करते हैं कलेक्टर हम स्टेट का क्यों नहीं हो सकता है? कौन? स्टेट कलेक्ट करेगी ना। अच्छा, स्टेट कलेक्ट करेगी। फिर जब स्टेट कलेक्ट करेगी सेक्शन 118 कहता है कि ये कंसोलिडेटेड फंड में जाएगा। अच्छा, कानून ये है जो भी टैक्स आएगा वो एक फंड में चला जाता है, उसको कहते हैं कंसोलिडेटेड फंड। जी, जी। उस कंसोलिडेटेड फंड से निकालने के लिए फिर आपको एक कानून बनाना है, उसे कहते हैं फाइनेंस एक्ट। हर साल एक नया कानून बनाना है। ऑलराइट, सबसे बड़ी बात ये है, चलो ये भी सोच लिया, ये भी मान लिया, ये भी मान लिया, ये भी मान लिया, हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी भी मान लिया, 2/3 मेजॉरिटी भी हमारे पास है नहीं, लेकिन हमने कर लिया। लेकिन प्रॉब्लम ये है जब आप एज एन एजेंट टैक्स वसूल करेंगे तो आपको सेक्शन 5 अपने हिंदुस्तान की ये जम्मू कश्मीर के आइन को बदलना होगा। अच्छा, इसमें हमें अथॉरिटी है सिर्फ वो पावर एक्सरसाइज करने के लिए जो हमारे हैं। हम सेंटर के पावर को एक्सरसाइज नहीं कर सकते। अब हमने सेक्शन 5 को अमेंड करना है कि हम ना सिर्फ अपने पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं बल्कि हिंदुस्तान हमें जब एजेंट मुकर्रर करेगा अपने इख्तियारात कुछ हमें दे देगा तो वो भी इख्तियारात हम यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके बदले भी हम टैक्स जमा कर सकते हैं। आपको सेक्शन 5 मतलब प्लान बी को अगर जेर गौर लाया जाए तो सेक्शन 5 को करना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सेक्शन 5 को यहाँ के सेक्शन 147 जो है हमारे, ये बहुत ही बारीक बात है बेग साहब। हम नहीं ये सुनिए, बात ही काट के अभी क्योंकि कॉलर से वेट कर लेगा, ये बात नहीं क्योंकि ये टूट जाएगा सिलसिला। हमारा 127 है 47 जो है अमेंडमेंट करने का कि हमारा आईन अमेंड कौन कौन सा सेक्शन हो सकता है, उसमें लिखा है कि सेक्शन 5 अमेंड ही नहीं हो सकता। अच्छा, लिहाजा प्लान बी आईनी तौर पर नहीं बन सकता। प्लान ए ही है
कि हम 5 सेक्शन 5 को भी उसमें दाखिल कर दें और दफा 370 को भी उसमें दाखिल कर दें। तो आपका जो ये प्रपोजल है उस हवाले से सिर्फ सेंट्रल एक्ट को अमेंड होना है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा? जो हमने रखा है कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर चेंज हो जाए। अच्छा अच्छा अच्छा, उनका हिंदुस्तान के लिए कानून रहेगा, लेकिन जब हम पे लागू होगा, हमारी कैबिनेट जब यहां से भेजेगी, प्रेसिडेंट जो ऑर्डर इशू करेगा अंडर आर्टिकल 370 उसमें कहेगा यहां सेक्शन 5 जम्मू कश्मीर का है। हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो 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 जी, अपना नाम बताइए, कहां से बोल रहे हैं? बांडीपोरा से बोल रहा हूँ, गुलाम अहमद मलिक। मलिक साहब, बेग साहब सुन रहे हैं आपको, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ, बांडीपोरा से बोल रहा हूँ सर। अस्सलाम वालेकुम। हम आपको बिल्कुल साफ सुन रहे हैं, आप सवाल पूछिएगा अपना, और अपने टीवी का वॉल्यूम जो है वो कम कीजिए। हाँ, सवाल ये है जीएसटी का 370 के साथ क्या वास्ता है? जी, जीएसटी का 370 के साथ क्या वास्ता है? आर्टिकल 370 नंबर 1। जी। नंबर 2, जीएसटी से महंगाई पर क्या असर पड़ सकता है? वो मैंने बता दिया पहले, आपने सुना नहीं जी। कि कई गुड्स पर 0% टैक्स होगा, कई पर 4% से लेकर 15% तक जो है टैक्स कम हो जाएगा, कीमतें कम हो जाएंगी। जी जी, वो आपने सुना नहीं वो। और जो कपड़ा आपको पहले 700 रुपये पे मिलता था वो 600 रुपये पे पहुंचेगा यहाँ पर। अब हमारे डीलर कोई गड़बड़ करे वो अलग बात है, लेकिन जो उसकी कीमत होगी, अगर वो वहां से स्टार्ट करेंगे कहीं से बाहर किसी रियासत से। जी जी, इनका दूसरा सवाल दफा 370 का क्या ताल्लुक? देखिए 370 इसलिए हम बीच में घसीट लाते हैं क्योंकि फर्ज कीजिए उन्होंने टैक्स इस साल 5% हमने फैसला किया, मरकज ने और हमने मिलके और बाकी रियासतों ने किया कि भाई ये जो है हमने रखा है दूध पे 0 टैक्स, कुछ नहीं होगा। फर्ज कीजिए अगले साल ये जीएसटी वाले मिल जाते हैं वहां पर और वहां पर फैसला करते हैं नहीं जी हम इस पे 10% टैक्स लगा देते हैं दूध पीने पे, तो रियासत उसमें कुछ नहीं कर सकती। रियासत क्या करेगी? इसलिए मैंने ये सजेस्ट किया है और मेरा ख्याल है हमारी हुकूमत ने मान ली है मेरी सजेशन। उन्होंने कह दिया फाइनेंस मिनिस्टर ने कि हम ये मानते हैं आपकी सजेशन। हमारी सजेशन ये है कि अगर वो काउंसिल कभी ऐसा टैक्स के बारे में फैसला करे जिससे हमको नुकसान होने वाला हो, तो वो नहीं लग सकता यहां तक जब तक दफा 370 के तहत जम्मू कश्मीर की सरकार इजाजत दे। बहुत उम्दा। हमारे साथ दूसरे कॉलर हैं। हेलो 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 हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अपने टीवी की आवाज जो है वो म्यूट कर लीजिए टीवी को, और उसके बाद अपना नाम और जगह बताइए कहां से हैं। सर मैंने टीवी ऑलरेडी वॉल्यूम बहुत कम किया है जी। सर मेरा नाम फारूक अहमद भट्ट है, मैं बीरवा बड़गाम से अर्ज कर रहा हूँ। बीरवा बड़गाम से फारूक अहमद भट्ट, आपका खैर मकदम है प्रोग्राम में। सवाल पूछेगा अपना, बेग साहब सुन रहे हैं। सर मेरा सवाल ये है कि सर हम लोग ज्यादातर ड्राई फ्रूट्स और सेबों के साथ ज्यादा करते हैं जी, और हम डायरेक्ट दिल्ली के साथ रास्ते में थे और डायरेक्ट हम अपना माल वहीं जाकर बेचते थे जी। अब जब से कि जीएसटी अब लागू हो गया, क्या अब हमारे उस कारोबार पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी कि हम डायरेक्ट इस तरह से फिर से उनके साथ कारोबार कर सकते हैं? बिल्कुल, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। बेग साहब कह रहे हैं कि उस पर कोई फर्क नहीं आएगा। उस पर कोई फर्क नहीं आएगा। और सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो हमें जो टैक्सेस लगता था हर एक टूल प्लाजा पे, क्या अब वो टैक्स हर जगह पे उसी हिसाब से लगेगा कि क्या अब अलग अलग लगेगा? देखिए मेरे पास कागज है, मैं आपको पढ़ के सुना सकता हूं कि हर एक चीज पे टैक्स कितना उतरा है, लेकिन उतना टाइम नहीं है। आप मेरे भाई हो, आप यहां आओ, मैं आपको वो लिस्ट दूंगा, आप देख लीजिए हर किस की चीज में टैक्स उतर जाएगा। ये टोल प्लाजाज की बात कर रहे थे कि मल्टीलेटरल नहीं, टोल प्लाजा एंट्री टैक्स वगैरह वो अलग है, वो स्टेट को ताल्लुक है, उसको इस सेक्टर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। स्टेट माफ भी कर सकते हैं। मैंने टोल टैक्स माफ नहीं किया था जब भी फाइनेंस मिनिस्टर था, आपको याद होगा। मैंने मेवे पे, एप्पल्स पे, मेवे पे टोल टैक्स 0 कर दिया था, माफ कर दिया था मैंने, असेंबली के जरिए करा दिया था। वो स्टेट को उसको और इसको कोई आपस में ताल्लुक नहीं है। वो स्टेट को है कि वो टोल टैक्स रखेंगे या नहीं रखेंगे, वो स्टेट को फैसला करना है। जी, बहुत उम्दा। बेग साहब, आपने जो सवाल का जवाब देते हुए आपने बताया कि ये जो जीएसटी काउंसिल के इख्तियारात हैं, यानी कल को अगर वो रेट्स हाइक करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो उस वक्त रियासत कुछ नहीं कर सकती। ये दूसरा मसला भी है, जब तक हम दफा 370 उसमें बीच में ना डाल, अगर प्रेजेंट फॉर्म में हम करते हैं अडॉप्ट। और दूसरा मसला भी है
ये एक नॉर्मल स्टेट नहीं है, जाहिर एक डिस्टर्ब्ड स्टेट है, कॉन्स्टिट्यूशनली स्पेशल स्टेट है, तो कई तरह की तखसीस है इस रियासत के साथ वाबस्ता। तो कल को आपको किसी सेक्टर को बूस्ट करने के लिए कुछ कंसेशंस देना पड़ते हैं, कुछ टैक्स एग्जम्पशंस देना पड़ते हैं, तो वो इख्तियारात जो आपने प्रपोज किया है वो उसमें भी आएंगे क्या? वो उन इख्तियारात को कवर करेगा? वो स्टेट की पॉलिसी है जी। वो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कल भी, हमने एग्जम्पशन वगैरह के बारे में कुछ लोग उठाए कि वो स्टेट की पॉलिसी है कि एग्जम्पशन और इंसेंटिव्स देना वो स्टेट गवर्नमेंट का काम है, उस पर कोई पाबंदी नहीं होगी। जीएसटी का उस पर असर नहीं पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन जिस तरह का कानून है, जब ये कानून हम प्रेजेंट फॉर्म में अडॉप्ट करेंगे तो नहीं, अगर प्रेजेंट फॉर्म में तो पहले नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर ये करेंगे भी, इसका एग्जम्पशन वगैरह पे कोई असर नहीं पड़ता। अच्छा, आप ये कहते हैं इसका एग्जम्पशन पे कोई असर नहीं? एग्जम्पशन और इंसेंटिव्स पे असर नहीं पड़ता। फिर वो तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी होती है जी। वो नहीं होता। ये टैक्स पॉलिसी अलग होती है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी अलग होती है। नहीं, इंडस्ट्रियल पॉलिसी में तो टैक्स माफ कर रहे हैं ना आप? हाँ, तो वो तो कर रहे हैं, तो आपके वो अख्तियार है, क्योंकि वो स्टेट अपने हिस्से में से देगी ना। अच्छा, मरकज को उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। फर्ज बजटरी रूट से हम बजटरी रूट के जरिए वो कर देंगे। अच्छा। बजटरी रूट के जरिए उनको एग्जम्पशन दे सकेंगे जी, जी, उसमें नहीं है कानून बनाने की जरूरत। अच्छा बेग साहब, एक अहम सवाल मेरे जहन में ये है, हर बार जब भी आपने आगाज में जिक्र किया कि 1952 से ये सिलसिला चला है आर्टिकल 370 को कमज़ोर करने का, हर बार ये बताया गया कि आर्टिकल 370 को खतरा नहीं है, लेकिन एक एक इनकर्शन होता गया। किसी ने बहुत ही खूबी के साथ इसको सम अप ऐसे किया था कि दफ़ा 370 एक बहुत बड़ी दीवार है, लेकिन इस दीवार के बीच में एक छोटा सा दरवाज़ा है जिस पे ताला है और उसकी चाबी हुकूमत के पास है। हर बार हुकूमतों ने वो दरवाज़ा थोड़ा थोड़ा खोला है और अंदर आने दिए हैं इनकर्शंस। और इस बार भी रेटरिक जो है, दावा जो है वो गवर्नमेंट का ये है कि दफ़ा 370 को कोई खतरा नहीं है। मान लीजिए खतरा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जब ये जीएसटी प्रेजेंट फॉर्म में आ जाएगा तो एक और इनकर्शन होगा, एक और झटका। प्रेजेंट फॉर्म में नहीं आना चाहिए, प्रेजेंट फॉर्म में नहीं आना चाहिए। तो आपको कितनी उम्मीद है कि ये कितना रैशनल प्रपोजल है जो आपने दिया है प्री क्लास ऐड करने का? ये रैशनल भी है, प्रैक्टिकेबल भी है, अचीवेबल जी, जी। लेकिन इसमें इम्तिहान जो ये है कि पीडीपी और बीजेपी ने जो सरकार बनाई है जी, क्या इनके अंदर इतनी हम आहंगी है जी? एक सवाल ये होगा कि क्या ये मरकजी सरकार जो है वो अपनी रियासती सरकार जिसमें वो शरीक है, क्या वो इनके मशवरे को संजीदगी से लेंगे या नहीं लेंगे, ये एक सवाल है। दूसरा ये भी है कि वहाँ पर भी कई लोग बैठे होंगे, कई अफसर लोग होते हैं, आपको पता है, पॉलिटिशियन मान भी लेता है, अफसर नहीं मानते। ये यहाँ ऐसी भी सूरत हाल होती है, नहीं कहूँगा, मिनिस्टर ऑर्डर करता है, उसका सेक्रेटरी नहीं मानता, उसका डिप्टी कमिश्नर नहीं मानता। लेकिन वो तो ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन अगर सियासी लेवल पे अंडरस्टैंडिंग हो तो मुझे यकीन है कि ये सेक्शन 5 और सेक्शन हमारा और 370 उसकी जो तहफ़्फ़ुज़ात है मरकज़ी सरकार को मान लेने चाहिए। एक सवाल मैं आप से जीएसटी के बारे में जो कंसल्टेटिव कमेटी है उसके चेयरमैन की हैसियत से नहीं पूछूंगा, बल्कि रूलिंग पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट की हैसियत से पूछूंगा। वो ये कि अगर इसमें इतनी दिक्कतें थीं, एक तरफ हुकूमत है तनहा, थोड़ा बहुत अपोजिशन ने उसूली तौर मान लिया, लेकिन पूरी आबादी एक तरफ है, सिविल सोसाइटी, ट्रेडर्स, हड़तालें बुलाई जा रही हैं, सिविल डिसोबीडियंस की धमकियां दी जा रही हैं, तो अगर ये इतना सादा था तो इसको एक तारीखी कदम क्यों बताया गया जम्मू कश्मीर के लिए? जब ये तारीखी इसलिए, ये तो सारे मुल्क के लिए तारीखी जी जी। मुझे भी दावत थी आज वहाँ पार्लियामेंट 11:30 से 12:30 बजे तक रहेगी। एक तारीखी है क्योंकि इसमें टैक्स चोरी खत्म हो जाएगी जी, फ्रॉड खत्म, शैडो इकोनॉमी जो है शैडो इकोनॉमी खत्म होगी। एक प्राइम मिनिस्टर ने एक कदम उठाया डीमोनेटाइजेशन का, 80%, 90% उससे फर्क पड़ जाएगा ब्लैक। अभी भी कई लोग चालाक हैं, वो बाहर इधर उधर कुछ कर लेते हैं। दूसरा ये होगा कि अगर ये पहले 8 टैक्स या 15 टैक्स, हमारे 9 थे, 8 उड़ के थे, 17 टैक्स थे, 17 जगह रुश्वत देनी पड़ती थी जी। आज यह है कि एक नेशनल नेटवर्क होगा, 17 विंडोज थी, अब एक विंडो होगा। एक विंडो होगा। आप बाजार में जाते हैं जूता खरीदने के लिए, वो कहता है जी ये मुझे 1000 रुपये में है, तुमको मैं 100 रुपया लगाऊंगा, नफा 1100 में बेचूंगा। आपके पास क्या था तरीका मालूम करने का, इसकी कीमत, ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। अब यहाँ एक नेटवर्क होगा जिस नेटवर्क पे जाके आप देख लगेंगे कि इससे असली कीमत क्या है। सही। इसलिए
बड़े अदब के साथ मैं कहूँगा, मैं समझता हूँ सारे डीलर हमारे ईमानदार हैं जी, लेकिन यहाँ बेईमानी करने का अगर कोई चाहे भी नहीं हो कर पाएगा। इस वजह से भी मुल्क में तो मैं कहने का मतलब आपका है कि कंज्यूमर एम्पावर हो जाएगा, कंज्यूमर एम्पावर होगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी, जी, टैक्स की रेट कम हो जाएगी। देखिए ये टैक्स की मुल्क को टैक्स क्यों लगाना पड़ता है? इसलिए कि वहाँ उसको काम करने होते हैं। अगर लोग चोरी की इनकम रखना शुरू कर दें, कमाएं 1 करोड़ दिखाएं 10 लाख जी, तो गवर्नमेंट मजबूर नहीं हो जाएगी टैक्स की रेट ज्यादा करने की। अगर 1 करोड़ का 1 करोड़ वो उनको बता दें, जो टैक्स जो पहले अगर 30% था वो उतर के 15% पे आ जाएगा, 10% पे आ जाएगा। तो टैक्स रेट उसी वक्त कम होगी जब टैक्स चोरी बंद हो जाएगी। तो इसलिए कई लोग हैं हमारे यहाँ ईमानदार लोग हैं, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन कोई बेईमानी करे तो इसमें ज़रा उसको मुश्किल होगी ये मानने के लिए। अब बेग साहब आप जो है ऑल पार्टी कंसल्टेटिव कमेटी ऑन जीएसटी के चेयरमैन हैं, जाहिर है उसूली तौर पर जिस तरह से आपने भी यहाँ बिल्कुल दो टोक और दयानतदारी के साथ कहा कि प्रेजेंट फॉर्म में ये लागू किया गया तो ये काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि इससे इख्तियारात या हमारी ऑटोनमी जो है फिस्कल ऑटोनमी वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। इसी बात को लेकर बाकी स्टेक होल्डर्स को भी क्यों ऑन बोर्ड नहीं लिया गया? क्यों ये हंगामा है? नहीं देखिए, लिया गया उनको ऑन बोर्ड, जरा लेट हो गए। अच्छा, आप मानते हैं ताखीर हो गई उसमें? ताखीर मैंने पहले से कहा जी कि लोगों को पस मंजर है कि 52 से आज तक लोगों ने ही 50 अटैक्स हुए हैं, हजारों लोग मारे गए, हालात ऐसे खराब हैं। तो इस किस्म का जो था सीधी सादी जबान में लोगों को समझाना था जी, और इन तमाम पार्टीज को ही दावत करके लाना था और उनको भी आखिर फाइनेंस मिनिस्टर जो है राथर साहब, उन्हीं के ज़माने में तो एक्ट बन गया, बाद में लागू हुआ, लेकिन बना। वो भी एक अच्छे बहुत शरीफुल नफस इंसान है, संजीदा इंसान है। तो पहले से अगर हम कर लेते इसको तो शायद आज तक लोगों में इसके बारे में गलतफहमियां नहीं होती। जी बेग साहब, इससे जुड़े कुछ और मसले हैं, जैसे आपने आर्टिकल 246 की बात की, उसके बिल्कुल नज़दीक ही आर्टिकल 249 है जो हमारे यहाँ 1986 में जिसका इतलाक़ हमारे यहाँ हुआ। तो ये भी इस पस मंज़र में हुआ कि दफ़ा 370 को नहीं छेड़ा गया, लेकिन पार्लियामेंट को लेजिस्लेटिव इख्तियारात दिए गए और यहाँ के गवर्नर को वो इख्तियारात दिए गए कि वो गवर्नमेंट को डिसमिस कर सकता है। मैं असेंबली के फ्लोर में बैठा था प्रेस गैलरी में और आप तकरीर कर रहे थे जम्मू में, और आपने कहा कि ये असेंबली इतनी कमज़ोर हो गई है कि मरकज़ी सरकार का एक हवलदार भी उसकी चुगली से ये गिर सकती है। तो इस स्टेट का वो आईनी तकद्दुस जो है, क्या इस गवर्नमेंट में कम से कम क्या ये बहुत बड़ा मौका नहीं है कि उसको बचाया जा सके? वही तो कोशिश हम कर रहे हैं, वही तो कोशिश कर रहे हैं जी। मैं बताऊं, शेख साहब के जाने के बाद जो यहाँ हुकूमतें थी उनको लोगों का एतमाद हासिल नहीं था जी। शेख साहब को जब डिसमिस किया गया जी, उस दिन तो सारे लोग उनके साथ थे। 1 हफ्ते के अंदर उन सब उन्होंने शेख साहब के खिलाफ अदम एतमाद करके उनको निकाल दिया जी। और कहने वाले जो हैं, अगर आप किताबों का हवाला नहीं देना चाहता, मर गए हैं लोग, क्या हैं कि हजारों रुपए, लाखों करोड़ों पर भी नहीं, हजारों रुपए पे वो बिक के शेख साहब को जेल के अंदर भर दिया। और फिर जो भी हुकूमत आई उसके बाद, जो भी हुकूमत आई, आपको एक ज़माना था कि आप छोटे होते शायद पैदा भी नहीं हुए होते, एक डीसी ने 14 के 14 जग फार्म सब के रिजेक्ट कर दिए और कहा 14 के 14 MA, उसका नाम था अब्दुल खालिक जी, और उसको खालिक मेड MLA कहते थे। तो जहाँ पर जमहूरियत का ऐसे कत्ल कर दिया गया हो, लोग क्या नतीजा अखज़ करेंगे कि ये चोर, वोट चोर अपने इक़्तिदार के लिए कश्मीर की इज्जत नामोस कुछ भी बेचने के लिए तैयार है। तो इस वक्त ये एक शक है, इस वक्त हुकूमत ने इसलिए मौका बहुत बड़ा एम्बिशियस कदम उठाया है कि जीएसटी को प्रेजेंट फॉर्म में लागू नहीं करेगी, उसमें एतमाद और इत्तेफाक राय। मुझे हुकूमत ने यही, मुझे फाइनेंस मिनिस्टर ने सबके सामने कल कहा कि ये जो सजेशंस हैं या ये एक्सेप्टेबल है गवर्नमेंट को। मुझे उम्मीद है कि वो इस पे अमल करे। नहीं, आप कह रहे हैं कि इसीलिए हुकूमत जो है उसने कंसल्टेशंस का एक सिलसिला, एक प्रोसेस शुरू किया है। लेट किया, तब तक तो आग लग चुकी थी भैया, ये वादा ना आग लगे पे पानी फेंकना जी। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अभी भी देखिए ना, हम एक ही रियासत के रहने वाले लोग हैं, आज एक कुर्सी पे है कल दूसरा है। तो आखिर में एक जुमले में बताएं,
नाजरीन को कुछ रीएश्योर करें एक जुमले में, क्या हो सकता है? मैं हुकूमत में नहीं हूँ जी। जब मैं हुकूमत में था तो टोल टैक्स की बात आई, लोग मेरे पास आए कि टोल टैक्स माफ़ कर दो, हम मेवे वाले हमारे कई है, मैंने कहा कि मैं माफ़ कर दूंगा। दुनिया भर की फिर मुखालफत हुई जी। मैं उस पर डटा रहा जी। मैंने कहा मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा, नहीं तो जो मैंने लफ्ज़ दिया इसे पूरा करूंगा। इसी तरह से इस वक्त अगर हमारी सरकार जिसपे बीजेपी और पीडीपी दोनों है, अगर वो इन तहफ़्फ़ुज़ात को मान लेते हैं जी तो उस पर डटे रहे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत उम्दा तरीके से आपने जो है सवालात का जवाब दिया। बेग साहब, हम आपका शुक्रिया करते हैं, आप तशरीफ़ लाए और कई जो है पेचीदगियाँ, कई गुत्थियाँ जो हैं उन्हें सुलझाने का मौका मिला। हम नाजरीन का भी शुक्रिया करेंगे क्योंकि वो हमारे साथ जुड़े रहे इस प्रोग्राम में, इस लाइव ब्रॉडकास्ट में। उनका भी शुक्रिया करेंगे जिन्होंने कॉल करके सवालात पूछे, और उनका भी शुक्रिया करेंगे जो कॉल पे बने रहे लेकिन हम उनके साथ नहीं जुड़ पाए, लेकिन वो हमारे साथ जुड़े रहे। और यूट्यूब पे ये प्रोग्राम देखने वालों का भी शुक्रिया, वहाँ पे अपने कमेंट्स जो है वो रजिस्टर करने वालों का भी शुक्रिया। फेसबुक पर जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे थे उनका भी शुक्रिया करना चाहेंगे। और साथ ही हम एक बार फिर जो है साबिक नायब वज़ीर आला और मौजूदा जो हैं मेंबर पार्लियामेंट मुज़फ़्फ़र हुसैन बेग साहब का भी शुक्रिया करेंगे कि इन्होंने बहुत ही दयानतदारी से जो है कुछ बातें यहाँ उनका एतराफ़ भी किया और तस्लीम भी किया कि इसमें अवेयरनेस के हवाले से कुछ कोताहियाँ सरजद हुई हैं। हम एक बार फिर आप सभी हजरात का बिलवास्ता या बिलावास्ता जो हमारे साथ जुड़े हैं उनका शुक्रिया अदा करेंगे, और अल्लाह ने चाहा तो दोबारा इस मौजू पे या किसी दूसरे हसास मौजू पे आपके साथ बरह रास्त जुड़ेंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।